तो सभी को नमस्कार, है ना। तो बताइए, हम लोगों ने शुरू किया था कि जो सुबह हमने अध्ययन प्रक्रिया पे बात की, है ना। वेद प्रकाश भाई, आपने तो किया हुआ है शिविर, तो है ना, बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें, कौन पहले बताएंगे कि भाई अध्ययन प्रक्रिया से हमको क्या समझ में आया, है ना। गीतेश्वरी दीदी तो लगता है कि बिल्कुल तैयार हैं, तो पहले उन्हीं से सुना जाए। संकेत भाई, सबसे पहले स्वयं स्फूर्त विधि से। जी दीदी बताइए। आप सभी को नमस्ते। ये अध्ययन प्रक्रिया में मुझे जो बात समझ में आई मामा जी आज, कि ना पहले हम पठन अध्ययन करेंगे, उसकी शुरुआत पठन अध्ययन से होगी, फिर उसको हम मनन करेंगे, तर्कपूर्ण सोचेंगे, जांचेंगे, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, फिर वो हमारे जीने में आएगा, जिसको आप निधिध्यात्मक बोले हैं नहीं। हाँ, निधिध्यासन बोले। हाँ। और फिर धीरे से फिर हमारे विचार, अच्छे विचार आएंगे, हमारी मान्यता जो पहले जो जैसी भी थी वो बदलेगी, हमारे विचार अच्छे आएंगे, फिर हमारा कार्य व्यवहार सही होगा, चीज़ों को, वास्तविक चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, उनके नियम को कौन क्या है, कैसे है, फिर सुधरते जाएगा हमारा आचरण, कार्य व्यवहार। और सुखी होंगे कि नहीं होंगे अंत में? हाँ, सुखी ही होंगे। तो फाइनली वहाँ तक भी जोड़ दीजिए, जब आचरण बदल रहा है तो सुखी होने के अर्थ में ही बदल रहा है ना। बहुत बढ़िया, कुछ ताली हो जाए दीदी के लिए। ठीक है, शोभा दीदी आप बताएंगे अभी क्या अध्ययन प्रक्रिया से समझ में आया? कहाँ है माइक? नहीं, आवाज़ ऐसे नहीं आएगी भैया, एक माइक दिया जाए। सुबह का बात से जी, एक इधर चलते हैं ना। पहले सूचना पूरी हो जाएगी पठन से, उसके बाद उसका मनन, मतलब याद करते हुए तर्क से किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, वैसे अभ्यास की कोशिश, और अगर ये सब ठीक हो गया तो जीने में सुख हो जाएगा। बढ़िया, आपने बहुत शॉर्ट में रख दिया। चलिए चक्रधर भाई, आप थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए, है ना। हाँ, तो बढ़िया बताया। ताली तो हो ही जाए, फिर भी ताली सबके लिए बजाएंगे, ठीक है संकेत भैया। थोड़ा जो खाने के बाद की सुस्ती है वो उतर जाएगी, इसलिए ताली बजा रहे हैं। आप लोगों ने अच्छा बोला, इसके लिए भी ताली बजा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं सुस्ती उतारने के लिए। बताइए। ये अनुभव मूलक विधि से जो विचार का अवधारणा हमको 14 बुक से जो प्राप्त हो रहा है, हाँ, उसको पठन करके श्रवणपूर्ण सूचना ग्रहण करते हैं, तब जाके अपन उसको मनन के रूप में लेके आते हैं, फिर वो जीवन क्रिया के रूप में, विचार में जब लेके आते हैं, पूरा एनालिसिस, आस्वादन, चित्रण बना के रखते हैं। चित्रण पहले बार बनता है जब सुनते हैं, फिर वो पूरा क्रिया 4.5 क्रिया होते हुए जाते हैं, फिर चित्रण में मिलता है कि आस्वादन जब मिला वैसा ही है क्या, तब वो अवधारणा का एक रूप मिल गया जो निरीक्षण मेरे में हुआ, मैं अपने को लिया। फिर लेने के बाद जब सर्वेक्षण की बारी आती है तो उसी अवधारणा को सामने वाले के में मैं देखने की कोशिश करता हूँ, तो वही आस्वादन वहाँ पर भी होता है जिसको मैं देख पाया। तो ये परीक्षण हुआ। अब इसके बाद मैं सर्वेक्षण के लिए जब जाता हूँ तब भी मनन कंटिन्यू चल ही रहा है, तो वो मैं पूरे ग्रुप में संख्या उनकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब बहुत लोगों में इसकी अवधारणा, जो आस्वादन मेरे को चित्रण हो रही है, कम से कम 10, 12, 25 लोगों में हो पा रहा है। ऐसा एक बार मैं देख लेता हूँ तो अवधारणा बन गया, ऐसा मैं महसूस करूँगा। ऐसे हो गया ना भैया? ऐसे तो नहीं है, थोड़ा सा आपने ज़्यादा मॉडिफाई किया, ज़्यादा हो गया थोड़ा। निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण हो गया। अभी स्वयं में ही अवधारणा की बात कर रहे हैं, आपने थोड़ा ज़्यादा लोगों में अवधारणा पैदा कर दी। तो निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण थोड़ा ज़्यादा फैल गया ना। निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण तो तभी होगा ना भैया। नहीं तो अवधारणा, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण के द्वारा अवधारणा तो मुझ में ही बननी है, बाकियों में मुझ में। हाँ, मैं बोला मुझ में ही बनेगी। हाँ, लेकिन आपने कहा कि नहीं 10-15 लोगों में और बन गई 20-25 अवधारणा, मतलब बनते हुए उनको आस्वादन हो रही है इसका, मेरे को उनका आस्वादन कैसे पता चलेगा आपको?
वो व्यवहार में थोड़ा बहुत दिखेगा मेरे को। हाँ, वो अलग बात है। तो थोड़ा सा जांचिए। हाँ। आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ रखना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनने की जरूरत है। निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण फिर कैसे होगा भैया? हाँ, तो निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण का क्या मतलब है? आज हमारे बीच में कल्पेश भाई हैं। कल्पेश भाई, थोड़ा आओ, परिचय भी दो अपना, और निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण क्या होता है इधर आके बताइए। हैं? अवधारणा को लेके मैं कैसे करूँगा फिर? भैया मैं कल्पेश भाई का थोड़ा सा परिचय करा देता हाँ, हूँ, परिचय ऐसा करा लगता है। तो कल्पेश भैया तो यहाँ आ जाए। आइए कल्पेश भाई आप आइए, सब आ गए हैं ना। अच्छा, आप बैठो। है? आइए आइए, बैठिए भैया। बैठो 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 बैठो, अरे बैठो। अरे बैठिए, मतलब ऐसा क्या है? आप लोग के लिए कल्पेश भाई आपके सामने उपस्थित हैं। ये अभ्युदय संस्थान में आप लोग से थोड़ी सी चर्चा कर रहा था ना कल, जो शुरुआती दौर में जब हम लोग कैसे जुड़े थे, तो सबसे शुरुआती दौर के युवा साथियों में से कल्पेश भाई हैं। अभी भी युवा ही हैं वैसे? बाल बस सफ़ेद हुए अच्छा, हैं। बाल कल्पेश भाई पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और इनसे मुलाकात जब हुई थी तो वर्ष 1998-99 इनसे पहली मुलाकात हमारी हुई थी। तो 98 में इनके मन में ही आ गया था कि जो इंजीनियरिंग का काम किए हैं ठीक नहीं है, जो कुछ वो कर रहे थे, जॉब में थे किसी जॉब में, और इनके मन में चल रहा था कि कुछ एग्रीकल्चर से जुड़ा कुछ काम करूं। इनके बड़े भाई सब खेती करते ही थे, तो इनमें स्वस्फूर्त विधि से गौशाला को चलाने की इच्छा आई थी। तो जब हम लोगों ने ये 99 में ज़मीन खरीदा, तो खेती करने की पूरी जिम्मेदारी कल्पेश भाई ने ली थी। ये बात मैं बता रहा हूँ 1999-2000 की। जब पहली बार हम लोगों ने खेत को तैयार किया, तो वो कल्पेश भाई थे जिन्होंने जैविक खेती को, सब्जियों की जैविक खेती की शुरुआत की, और खूब प्रयोगधर्मी हैं। आज भी प्रयोग कर रहे हैं खेती में, तमाम तरह के प्रयोग, कृषि से जुड़े सारे, चाहे कृषि उत्पादन की बात कर लें, चाहे कृषि उत्पादों की बात कर लें, उनकी प्रोसेसिंग की बात कर लें। कल्पेश भाई का बहुत लंबा अनुभव है। और हम सब के बीच में अभी कोई साथी शायद प्रश्न किए थे ना कि अनुभव, किसी को जागृति मिली कि नहीं, ऐसी कोई प्रश्न आया था ना भैया, कोई जागृत हुए कि नहीं हुए? मैं कह सकता हूँ कि कल्पेश भाई हम में से पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूर्ण रूप से स्वावलंबन को मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में अपनाया, और आज तक ये सह अस्तित्ववादी कृषि की विधि से अपनी आजीविका को चला रहे हैं और समृद्धि पूर्वक जी रहे हैं। इनकी श्रीमती अनामिका हैं, जो अभी बेमेतरा के पास एक बीजा भाट नाम का गांव है, वहाँ पे आप अभी कृषि करते हैं, वहाँ खेती की ज़मीन लेके रखे हैं। कल्पेश भाई अभ्युदय संस्थान से लगातार जुड़े रहे हैं, और मैं समझता हूँ 2012 तक तो यहाँ रहे, 12-13-16 तक रहे हैं। और फिर एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात आई थी, तो यूनिवर्सिटी बनाने में कल्पेश भाई की भूमिका सबसे ज़्यादा दिखाई दी थी। सुरेंद्र पाल भी अभी उसी यूनिवर्सिटी के हमारे कुलपति, होने वाले कुलपति, आज भी हम कहते हैं, भैया हमारे वाइस चांसलर हैं। तो भैया और कल्पेश भाई की जोड़ी एक अद्भुत जोड़ी है, और उसका आप लोग बना के रखे हुए हैं। अच्छी बात है, तो बनी हुई है। तो आप लोग को बता दूं कि कल्पेश भाई ही आने वाले समय में जो 14 वाङ्मय हैं, उनमें से एक वाङ्मय आवर्तनशील अर्थशास्त्र, उसके पठन में आप लोग का सहयोग करेंगे। कल्पेश भाई अपने बारे में बहुत बढ़िया। तो निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण भैया बताइए। धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अध्ययन में, है ना। और जितना मैंने इसको पढ़ा है, इससे मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पे खूब आपको इससे फ़ायदा होने वाला है, और आपके जीवन में सुख शांति का प्रवेश होगा अगर इसको हम सही मायने में जीवन में उतारने का अभ्यास करते हैं। तो निश्चित तौर पे आपको सबको सुख शांति का अनुभव होना है ना। कम ज़्यादा जैसे जैसे परिस्थितियाँ रहती है, परिस्थिति के अनुसार कम ज़्यादा होगा, पर आपको काफ़ी संतुष्टि मिलेगी। तो मतलब संभव है इस तरह से जीना, है ना। मतलब अध्ययन करते समय ये सब प्रश्न उठते हैं कि अध्ययन तो कर रहे हैं, फिर क्या होगा आगे, है ना। जीना होता है कि नहीं होता है, ऐसा संभव है कि नहीं। तो ऐसा संभव है, अध्ययन के बाद ऐसा जिया जा सकता है। हम सालों से इसका अभ्यास कर रहे हैं, है ना, और काफ़ी सफलता है परिवार में भी, और है ना जितने लोग हमारे साथ हैं
उनके साथ में भी हमारा अच्छा से जीना हो रहा है। तो पति पत्नी के साथ, माता पिता के साथ लंबे समय से मैं इसको अभ्यास कर रहा हूँ, तो काफ़ी संतुष्टि है ना। इस दर्शन के मूल तत्वों को ध्यान में रखते हुए जीने का अभ्यास हो पा रहा है, अच्छे से हो पा रहा है। हम एक दूसरे के भावों को समझ पा रहे हैं और भावों के साथ तृप्त होने का अभ्यास भी चल रहा है। और जितने हमारे और साथी भाई बहन है ना, जो अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति है परिचित, जैसे भैया हमारे साथ है, तो आप इन सब से भी पूछ सकते हैं। तो स्वयं में तृप्ति है ना, ये मैं अपने में देख सकता हूँ, स्वयं में मैं अपना जांच सकता हूँ कि एक काफ़ी अच्छे लेवल में तृप्ति है। मैं स्वयं में निरीक्षण की बात हो गई है ना। जब पति पत्नी और बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, परिवार में जो रोज़ के संबंध हैं उनके साथ देखता हूँ, तो वो भी मेरे साथ है ना व्यवहार, जो मेरा व्यवहार है उससे वो संतुष्ट है ना। तो मेरे व्यवहार की संतुष्टि को वो हाँ कहते हैं है ना, या एक्सेप्ट करते हैं। तो एक परीक्षण के रूप में मैं देखता हूँ कि मेरे व्यवहार का परीक्षण मैं कर पा रहा हूँ कि आसपास के परिवार के जन उससे संतुष्ट हैं। और थोड़े से बड़े पैमाने में देखता हूँ तो आसपास की कॉलोनी में कुछ परिवार और है जुड़े हुए, जो दीदी लोग, भैया लोग सहयोग के लिए हमारे यहाँ आते खेतों में, उनके साथ मैं देखता हूँ व्यवहार को है ना। और बड़े दायरे में अभ्युदय परिवार जो है यहाँ का है ना, रायपुर के परिवार, इन सब के साथ देखता हूँ तो काफ़ी अच्छा संतुष्टि वाला माहौल दिखता है ना। वो मेरे व्यवहार से संतुष्ट हो पा रहे हैं, मैं उनके व्यवहार से संतुष्ट हो पा रहा हूँ। तो ऐसा एक सर्वेक्षण है ना, एक लगता है सबके साथ देखने से कि हम एक दूसरे को स्वीकार कर पा रहे हैं है ना, संतुष्ट हो पा रहे हैं। तो मेरे अध्ययन का या मेरी समझ का मैं स्वयं में अपने में निरीक्षण कर सकता हूँ, और मैं अपने कार्य और व्यवहार का परीक्षण कर सकता हूँ, सर्वेक्षण कर सकता हूँ कि मेरा कार्य और व्यवहार क्या दूसरे के लिए एक्सेप्टेबल है, वो मुझे स्वीकार कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये इस बात की पुष्टि होगी कि मैंने ठीक से समझा है ना, या मैं ठीक से जीने का प्रयास कर पा रहा हूँ, ये इस बात की पुष्टि होगी। तो इस रूप में मुझे लगता है कि हमको ये जांचना चाहिए, और जांचने के बाद धीरे धीरे इसमें अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो हम राय भी ले लेते हैं। जैसे मैं कभी पूछ लेता हूँ सुरेंद्र भैया से, अब इसमें क्या सुधार करना है ना। संकेत भैया से पूछ लेता हूँ, आप मुझसे पूछ लेते हैं, हम लोग एक दूसरे से पूछ लेते हैं। ये परीक्षण और सर्वेक्षण में ये होता है कि जो कम ज़्यादा लग रहा है उसको कैसे मिलकर हम पूरा कर पाएँ, ये इसका पर्पस है ना। निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करके आपको अपग्रेड होना है ना, मिलकर उसका समाधान निकालना है। अपग्रेड हो गए और फिर आगे बढ़ गए। तो बहुत इस रूप में हम लोग ऐसा जी रहे हैं अभी। और बेमेतरा के पास एक परिसर हम तैयार कर रहे हैं स्वराज्य परिसर के नाम से, जिसमें हम सोच रहे हैं कि इस तरह की मानसिकता के साथ, इस तरह की विचारधारा के साथ है ना, स्वराज्य व्यवस्था के लिए अगर कोई परिवार जीना चाहते हैं तो वहाँ पर एक बसने की जगह हम बना के रखे हैं। तो किसी की इच्छा हो तो देख सकते हैं, और इस तरह जीने के लिए परिवारों का हम स्वागत करते हैं। ठीक है, इतनी बात। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सुंदर कल्पना। भैया तो वो सामने में जब मैं रिफ्लेक्ट क्या आएगा, जब मैं परीक्षण कर रहा हूँ तो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो संतुष्टि दिख रही है, मेरी संतुष्टि मुझे हो रही है। सामने से रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है, मतलब वो आपके व्यवहार को स्वीकार कर रहे हैं, नहीं स्वीकार कर रहे हैं, कर लिए आपको है ना, आप पूछ भी सकते हैं, और नहीं तो उनके हाव भाव से, उनके है ना, वो उनसे भी पता चल जाएगा। ठीक है ना, उनके व्यवहार से भी आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आप पूछ भी सकते हैं है ना, खुले मन से। तो ये मैं रिफ्लेक्ट को उनको समझ आ गया, ये बोल दिया, ये गड़बड़ हो गया। कोई बात ठीक, अपने में ही देखना है, अपने ही व्यवहार की जांच होनी है। हाँ, अपने, ठीक है ना। और अवधारणा भी अपने में ही बननी है जी। अपने को पुष्टि हुई, इसका मतलब जो सिद्धांत को हमने जो व्यवहार में किया उसका फल परिणाम मिला कि हाँ उनको ठीक लगना चाहिए, लगा कि नहीं लगा। हमने तो सोचा कि ये इस तरह से व्यवहार करेंगे ठीक लगेगा, उनको नहीं लगा तो क्या करें, तो कहीं कुछ गड़बड़ हुई, उसको ठीक किया जाए, है ना। उनको कुछ समझ में आ रहा है, उनको ज्ञान हो रहा है, अनुभव हो रहा है, उसकी पुष्टि वो स्वयं करेंगे। हाँ, उनको हम नहीं देख पाएंगे है ना। हम अपने लिए अपने ज्ञान की पुष्टि, अपने व्यवहार की पुष्टि उनसे करवा सकते हैं कि आपको मेरे व्यवहार में ठीक लग रहा है कि कोई दिक्कत है, कुछ सुधार की आवश्यकता दिख रही है, ये पूछ सकते हैं हम। बहुत बढ़िया।
तो बाकी तो आवर्तनशील अर्थशास्त्र में आएंगे, उस समय स्वराज्य परिसर के भी बारे में आप डिटेल में पूछ सकते हैं इनसे, क्या कल्पना है, कैसा है ना भैया, तब डिटेल में बताइएगा आप। ठीक है संकेत भैया, आप खुश हैं इतनी बात से या और कुछ? बहुत बढ़िया, देखो पुष्टि करा ली ना, वो इतना ही चाहते थे। चलिए ठीक है भाई, अपेक्षा उनकी थी कि कल्पेश भाई को तो मूल तो है ना, तो हम दोनों ने मिलकर उसको पुष्ट कर दिया कि ठीक है भाई, इतना चाहते थे, है ना? ठीक है, बढ़िया। तो आवर्तनशील अर्थशास्त्र के समय में हम समाधान और समृद्धि पे सघन चर्चा करेंगे, है ना, सभी तरह की चर्चाएं करेंगे, थ्योरिटिकल, प्रैक्टिकल, और जितनी बातें हो सकती खुलकर बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सबसे गले मिलता हूँ, ऐसे नहीं कि इन्हीं को मिल रहा हूँ, है ना, आपको लगे कि इनके साथ कुछ जाता है। बढ़िया, ठीक है चक्रधर भाई, जो आपका मुद्दा था तो उन्होंने व्यवहारिक रूप से कैसे निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण हम करते हैं, अपनी ही मान्यताओं को व्यवहार के द्वारा जांचने का काम है ना, जो बात शुरू हुई थी। तो बढ़िया भरत भाई, अध्ययन प्रक्रिया में और जिसको स्पष्टता हुई है तो उसकी बात चल रही है ना आप। हाँ, तो पहले इनका हो जाए, इधर का माइक तब तक तैयार रखिए, भैया को माइक दें, पहले भरत भाई बताएंगे। अध्ययन प्रक्रिया मतलब खुद पे निरीक्षण होना, यानी ध्यान जाना। तो मूल रूप में अपनी मान्यताओं को साइड में रख के जो आ रहा है प्रस्ताव पूरा सुनना, यानी शब्द तक यात्रा हुई, शब्द से अर्थ तक, यानी मेरे को पहचानना, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसका जो भाव मेरे में बनता है, वही परस्परता में जो मेरे को तृप्ति मिलता है या अतृप्ति मिलता है, तो मेरा विचार में परिमार्जन हुआ कि नहीं हुआ मेरे को पता चलेगा। यानी स्व पे ध्यान देने से अध्ययन होता है, और पूरा विचार आने से मनन तक, यानी मनन में जो निधिध्यासन है, भाई हम जीने में अभ्यास कर रहे हैं, करने में क्या होता है, तृप्ति होता है कि नहीं होता है, यहाँ तक की यात्रा है, ऐसा लगा मेरे को। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, इन दोनों के लिए। हितेश भाई, जैसे आपने शुरू में बताया अध्ययन प्रक्रिया के कि मानव के चार थोड़ा सा आयाम होते पास हैं। कर लें। हाँ, चार आयाम होते हैं मानव के, अनुभव, विचार, व्यवहार और ये व्यवसाय। तो अभी सब लोग, आपने पूछा कि अभी सब लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा धीरे बोले। हाँ, आपने बताया कि सब लोग अभी व्यवसाय कर रहे हैं हर टाइम। तो व्यवसाय के और अंदर, मतलब व्यवसाय के साथ और क्या कर रहे हैं, तो व्यवहार कर रहे हैं। तो इन दोनों के अंदर और क्या होता है, मतलब विचार करें तो ये दोनों हो रहे हैं, ठीक है। और विचार कहाँ से आ रहा है, उसका आधार क्या है, तो आपने बोला मान्यता है कि या सही जो स्पष्ट समझ आ गया उसका जानकारी, तभी ज़्यादातर मान्यता है। तो ये अध्ययन प्रक्रिया में उससे पहले ये होता है कि अभी जो मान्यता है उस, जैसे कि आप बोले ना, अभी आवश्यकता सीमित है, साधन सीमित है, तो उसका मान्यता हम लोग के अंदर है, जो समाज से भी देख रहे हैं। तो उससे हम लोग के मन में विचार आता है, सोचते हैं कि आवश्यकता सीमित, मतलब संग्रह कर लेते हैं, तो संग्रह करते हैं। हाँ, संग्रह करते हैं। तो उससे जैसे अपना परिवार का ठीक है, फिर बाकी लोगों से जैसे देखते हैं तो हम लोग का पार्टिसिपेंट लगता है, प्रतियोगी, कि उसको भी बहुत सारा सुविधा चाहिए, मेरे को भी चाहिए। तो उसका भाव हम लोग का ठीक से बनता नहीं है, थोड़ा कड़वाहट आ जाता है कि अपने से अलग देखते हैं, वो हम लोग का है नहीं, पराया टाइप का हो जाता है। तो उससे व्यवहार ठीक नहीं होता, और व्यवसाय में भी मतलब दूसरे से आगे निकल जाएं, उसका वो कम रहे हम लोग से, ऐसा हम लोग सोचते। तो ये मान्यता के कारण ये चक्र चलता है, उसके परिणाम स्वरूप हम लोग को जो क्षणिक सुख होता है और दुख ज़्यादा होता है, तो ये होता है। लेकिन अध्ययन प्रक्रिया में अनुभवमूलक विधि से जीना है। तो उसमें पहले जो बुक है उसमें सभी अवधारणाएं दी गई हैं, उन अवधारणाओं को पहले पढ़ना है, पढ़ के उसको जो सोच के वो लिखा है उसको पहले अर्थ को समझना है। अर्थ को समझने के बाद उसका मनन करना है। मनन जैसे वो लिखा है वो समझ आ जाएगा, मतलब कुछ समझ, अर्थ समझ में आएगा, निष्कर्ष निकलेंगे, वास्तविकता पकड़ में आएगा, तो उसका अभ्यास करना है। फिर अभ्यास में पहले उसका विचार करेंगे, विचार करने के बाद व्यवहार करके देखेंगे। तो व्यवहार में हम लोग को मतलब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसको देखेंगे। तो उसका फल परिणाम को देखेंगे कि हाँ सुख में वृद्धि हुआ है, दीर्घकालिक हुआ है, उसकी निरंतरता बन रही है, अपने में स्पष्टता बढ़ रहा है, अपने में मन में स्थिरता आ रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो हम लोग का एक तरीके से वो बल और बढ़ेगा, निष्ठा बढ़ेगा बुक पढ़ने में, और एक तरीके पुष्टि होगा। तो फिर उसका पालन करते जाएंगे, फिर पुष्टि होगी। लगातार जितना पालन करते जाएंगे, मतलब ये प्रक्रिया जितना
होते जाएगा उतना हम लोग का बुक पढ़ने का मन, जिज्ञासा और बढ़ेगा और पढ़ते हैं और समझते हैं और इस स्थिरता बनते जाएगी। तो ये पूरा तो हम लोग का जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे पुष्टि होते जाएगा वैसे वैसे समझ आते जाएगा धीरे धीरे, और जैसे जैसे समझ आते जाएगा फिर उसके बाद जो फल परिणाम है वो मान्यता से ना करके अनुभव से आएगा। अनुभव विधि है, उसके बाद फल परिणाम में होगा कि निरंतर सुख रहेगा और समझ रहेगा ऐसा। तो ये पूरा शुरू से लेके पूरा प्रक्रिया ऐसा समझ आया। क्या कहना है संकेत भाई? गजब, पूरा बढ़िया से समरी कर दिया है ना। अब इसमें कोई और जोड़ना चाहते हैं? इन्होंने तो समरी कर दिया है, देखिए अच्छे से जैसा जैसा रखा गया अच्छे से ध्यान है ना। जानकी दीदी, दया बहन ठीक किया ना, शुभा बहन, आयरा बेटा, आयरा बेटा ठीक बताया, या बेटा। तो देखो ये निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण ही है। हमने जैसा सोचा उनको भी वैसे ही ठीक लगा, ये परीक्षण हो गया है। ऐसा ठीक लगता है, जो बताया गया आपको ठीक लगता है तो परीक्षण हो रहा है, जो नागराज जी बता के गए, और ये सर्वेक्षण हो रहा है भाई सबको लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। पर इससे पुष्ट क्या हो रहा है कि मुझे जो समझ में आ रही है बात वो ठीक है, क्योंकि इनको भी ठीक लग रही है, इनको भी ठीक लग रही है, इनको भी ठीक लग रही है। और नागराज जी भी ऐसे ही पूछते थे, क्यों भैया, कल्पेश भैया, सबसे पूछते थे भाई हमको ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है। तो ये विधि ऐसा है। उमेश भाई बढ़िया। अब मुकुंद भाई को लग रहा है मुझे इससे तो अच्छा थोड़ा बताना ही है, बड़े भैया ने तो अच्छा बता दिया है, बताना है थोड़ा, देखो कुछ तो कोशिश करो, क्या और क्या जोड़ सकते हो। अरे ठीक है, यही बताओ ना सबको। सबको ये बता दो, बड़े भैया ने बहुत बढ़िया से बता दिया। हाँ, जितना मैं सोचा था वही बता दिए है, और थोड़ा कुछ है मेरे तो। हाँ, जितना सोचा था सब बता दिया। हाँ, और क्वेश्चन है थोड़ा। अच्छा, अब क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं, वो तो पहले भी था, पहले थोड़ा और शेयरिंग कर लें फिर आपके क्वेश्चन पे आएंगे। राजा भैया कुछ जोड़ना है? क्लियर है? हेमलाल भैया? हाँ जी, एक भाई हमारे बीच में है, भैया आपके पीछे हैं। हाँ जी, आपका परिचय नहीं हुआ है, आप सुबह से हैं। थोड़ा माइक भैया, राजा भैया आपके पास होगा क्या? आ गया इधर, हाँ पहुँच गया। नमस्ते, मेरा नाम सुजीत है। सुजीत? हाँ, वर्धा से हूँ, महाराष्ट्र। और मेरा परिचय शिविर इंदौर में हुआ था 2019 में। उसके बाद वर्धा में कुछ खेती का काम कर रहा था, और ऐसा अभी यहाँ पे अपना मानव तीर्थ में आने का था। तो उनका कहना था कि यहाँ पे अभी एक शिविर चालू है, तो आप वहाँ से संपर्क, चंद्रशेखर भैया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर भैया से इंदौर में मुलाकात हुई थी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप आइए। और तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रोसेस है अध्ययन की, जो बीच में लगभग 3 साल में तो कुछ हुआ नहीं अध्ययन शिविर होने के बाद। तो बस अभी तो पूरा 6 महीने के अध्ययन के लिए आए या केवल अध्ययन बिंदु के लिए, या 1-2 दिन के लिए, कैसे आप, क्योंकि कल नहीं थे? हाँ, आज ही आया मैं। तो आगे कितने दिन तक रहने का इरादा है? 7 तारीख तक। अच्छा, मतलब ये आप अध्ययन बिंदु के लिए आए? हाँ हाँ, बढ़िया, ठीक है सुजीत भाई, स्वागत। जो बच गया है आज गोष्ठी में इनकी समरी हो जाए ताकि हमारे साथ जुड़ जाए। कल वाली जो बात है, जो लोग शाम को गोष्ठी करते हैं, गोष्ठी होती है ना संकेत भैया, तो थोड़ा अपडेट हो जाए, है ना, कितनी बात हो गई, ताकि आप हमारे साथ चल पाएँ। बढ़िया। अनादि भाई, जो हाँ हितेश भाई ने बताया कुछ और, या आपको कुछ और अध्ययन प्रक्रिया में है? कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट कर दिया, बढ़िया, ठीक है। राजेश भाई कुछ जोड़ना चाहेंगे, लेकिन आपको अगर रिपीट भी करना पड़े तो कर दीजिए। राजेश भाई को थोड़ा माइक दिया जाए। नहीं, कोई बात नहीं, हमको दोबारा सुनने में कोई दिक्कत नहीं। हम तो देखो कितनी बार सुनाते हैं उसी बात को बार बार, हमको सुनने में क्या दिक्कत है, हमें लेकिन आपसे सुनना है। नमस्कार सभी को। नमस्कार। अध्ययन की प्रक्रिया में जैसे बताया वैसे पहले पठन होगा। पठन के साथ साथ में एक टाइम तो पहले पूरा पठन कर लेना है,
करने के बाद में उसका मनन करते जाना है, और मनन के दरमियान जो भी अपने उसमें आता है उसको सामने वाले में कैसा प्रतिक्रिया होती है वो देखते जाना है, और उसको फिर अवधारणा तक लेके जाना है तो विचार में आएगा। तो विचार में आने के बाद में जो उसकी प्रक्रिया व्यवहार में आती है, व्यवहार से व्यवसाय में आती है, और वो हिसाब से कार्य में जाते हुए अपना जो फाइनल गोल है क्या सुख के लिए, तो वो अपने को मिलने की उम्मीद है। बढ़िया, उम्मीद तो है। ठीक, हितेश भाई ने डिटेल किया, आपने उसको थोड़ा शॉर्ट में बताया। लक्ष्मी बहन, क्या कुछ तो बोलिए, आपकी तो आवाज़ ही नहीं पता है हमको, आपकी आवाज़ कैसी है? कोयल जैसी है, क्या दिक्कत है बताइए। ऐसा लोग ओम प्रकाश भाई हमको बता रहे थे। हाँ, इन्होंने ही बताया था हमको। हाँ देखो आ रही है कोयल से, अब बता दीजिए। चलिए ओम प्रकाश भाई, अब वो कह रहे हैं तो आप ही बताइए। अध्ययन की प्रक्रिया में इस तरह से है कि अस्तित्व सहज अवधारणाएं जो हैं वो जो है शब्दों के रूप में है। तो पठन श्रवण जब होता है तो उससे शब्द से अर्थ की यात्रा होगी, उसको मनन नाम दिया। अर्थ हमको समझ में आता है तो वो जीने में हम अभ्यास करते हैं, इसको निधिध्यासन बोल रहे हैं। जीने में अभ्यास से फिर अवधारणा एक बनेगी, उस अवधारणा के हिसाब से हम आगे का कार्यक्रम करते हैं। तो उसकी विचार अभ्यास व्यवहार अभ्यास करते जाते हैं, और जो भी कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो उससे जो है फल परिणाम जो है सुखद आना शुरू होता है। और यहाँ अवधारणा से फिर साक्षात्कार बोध अनुभव की भी यात्रा है, इस तरह। बहुत बढ़िया। अवधारणा में साक्षात्कार और बोध आ जाता है जी, है ना, साक्षात्कार आ ही जाता है। बहुत बढ़िया। ठाकुर राम भाई बताएंगे, आपकी भी आवाज़ बहुत अच्छी है, नहीं सुनी है किसी ने भी, है? श्योर नहीं है? माइक ले लीजिए, जितना आता है उतना बताइए। यहाँ है, देखो परिवार विधि का क्या मतलब होता है कि हमको कोई डर नहीं है, यहाँ पे कोई मार्क्स तो मिलने वाले नहीं है। मेरे को अभी ज़्यादा पता नहीं है, शिविर एक बार बस किया हूँ पर। अच्छा, एक बार शिविर किया है बस। अच्छा, तब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। उमेश भाई, आपकी स्थिति है, आपने तो 1-2 परिचय शिविर किए हैं। हाँ, आप बताइए। तो भैया को थोड़ा सा आपके साथ में है, थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश करेगी। एक परिचय शिविर किया है तो थोड़ा दिक्कत पड़ेगा, है ना? हाँ जी, बताइए। अध्ययन प्रक्रिया में मैंने ये समझा कि एक कोई अनुभव संपन्न व्यक्ति है, उसने कोई अवधारणा प्रस्तुत की है, वो एक प्रस्ताव के रूप में उसने रखा है। तो उसको हम पहले अपनी जो पूर्व मान्यता है उसको साइड में रख के पठन करेंगे, उनका फिर श्रवण करेंगे, फिर उसके वो वहाँ से हमको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी शब्दों को लेके, फिर अपने में वो मनन के रूप में उसका अर्थ जानने का हम प्रयास करेंगे। तो अर्थ हम जानेंगे तो उसको जांचेंगे भी कि जैसा मैंने अर्थ उसका जाना है कि मतलब और भी जो अपने साथ में है उसने उसको किस अर्थ में लिया है, तो वास्तव में वो जो वस्तु क्या है उस अर्थ के रूप में, तो वो जांचेंगे। फिर निरीक्षण, स्वयं में परिनिरीक्षण करेंगे, फिर साथियों में परीक्षण, फिर सर्वेक्षण के रूप में, फिर उसमें तर्कपूर्वक कोई निष्कर्ष हम निकालते हैं। फिर उस निष्कर्ष के आधार पर हम जीने का प्रयास करते हैं। फिर वो हमारी पूर्व मान्यता है वो अवधारणा में कन्वर्ट होगा वहाँ से, फिर उस हिसाब से हमारा एक एक्शन होगा या फिर व्यवहार होगा या फिर कार्य होगा। ठीक है, इतना ही। बहुत बढ़िया, काफ़ी कुछ बढ़िया। बाकी तो आप आपस में, अच्छा राजा भैया कुछ कहना चाहेंगे? माइक तो उधर। अच्छा, भैया इसमें एक और डायमेंशन जो आपने जिक्र किया था उस पर मेरा ध्यान जा रहा है। जैसे पठन और श्रवण चल रहा है तो उस समय क्रिया एक साथ में हमारे अंदर में क्रिया चल रही है, वो है भास। इसी तरीके से जब मनन में पहुंच रहे हैं तो एक दूसरी क्रिया चल रही है, वो है आभास। इसी तरीके से निधिध्यासन जब हो रहा है तो यानी कि जीने का अभ्यास जब चल रहा है तो प्रतीति हो रहा है। और इस तरीके से अवधारणा जब तैयार हो रहा है तो एक एक अवधारणा तैयार हो रहा है, इसका मतलब है वो मेरे लिए साक्षात्कार है। और साक्षात्कार पूर्ण रूप जो हो जाए तो वो बोध आगे कैसा मुझे लगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब प्रश्न जिज्ञासा पे आए थे, बताइए आप बेटा।
मेरे ख्याल से और किसी को अगर ठीक है जी। जैसे इसमें साक्षात्कार जैसे अवधारणा है, उसमें साक्षात्कार सबका करना पड़ेगा, वस्तु का भी, मूल्य का भी, सब चीज़ का। जैसे जो अध्ययन वस्तु है सबका साक्षात्कार। जैसे सब्जी है तो सबको करना पड़ेगा, लौकी, करेला, सबका, तो कैसे संभव होगा? होगा, अभी पहले अध्ययन वस्तु को बताते हैं। जैसे लाखों जीव है, उनको भी समझना पड़ेगा, करोड़ों जीव है, जीव, हाँ सब समझ में आएगा, वनस्पति सब क्या समझ में आएगा, अब उसको बताएंगे ना, मतलब आएगा सभी, कुछ छूटेगा नहीं। छूट गया तो जानने मानने का पूर्णता कैसे होगा? आप बताइए ना, आपके मन में कोई प्रश्न है या जिज्ञासा बची रह गई तो अनुभव नहीं कहेंगे फिर। अभी आपको लग रहा है सब कुछ कैसे समझ सकते हैं, ऐसा ही कह रहे हो, पर वो संभव है क्योंकि हमारे अंदर ये योग्यता, क्षमता है, पात्रता है। मानव में ये, क्योंकि उसमें निरंतर सुख की अपेक्षा है, उसको पूरा करने की जो विधि व्यवस्था अस्तित्व में है ना। तो अभी हमको ऐसा लग जरूर रहा है कि कैसे, ठीक है भैया, है ना, कैसे पूरा होगा, लेकिन होगा, ठीक है, बढ़िया। और कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा भी इस भैया? वो अनादि भैया एक मिनट, हाँ जी, पहले जानकी बहन, तब तक माइक आपके पास कोई पहुंचा दीजिए। भास आभास प्रचिति थोड़ा सा और एक्सप्लेन। हाँ, ये राजा भैया ने थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेट कर दिया, मैंने थोड़ा उस समय किया था, पर चलो कर देता हूँ। ठीक है, पहले भास आभास प्रतीति क्या होता है, इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि भास आभास प्रतीति क्या चीज़ होती है ना। कहानी के माध्यम से थोड़ा वो, मतलब किस चीज़ को कह रहे हैं भास, है ना। तो ऐसा सोचिए थोड़ा, ये इसको हम बोलते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट, है ना, कल्पना करते हैं, और इसकी हर कल्पना की उदाहरण की सीमा है ना, उस सीमा में थोड़ा ये लेकिन दिख जाए कि भास आभास का मतलब क्या है। आप बिल्कुल एक रेगिस्तान में किसी ने आपको, कल्पना ही कर रहे हैं ना हम, तो टपका दिया है रात को, आपकी आंख खुली और आप सोचिए मतलब क्या है। ऐसा ही हमको तो जिंदगी दुनिया ऐसी लगती है, जब आप पैदा होते हैं और दुनिया के बीच में आते हैं, कहाँ आ गए, कहीं लड़ाई हो रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है ना, ऐसा ही तो लगता है एकदम, कहीं कुछ समझ में नहीं आता। तो बीच रेगिस्तान, रात को 1-2 बजे, आपको पता भी नहीं 1-2 बजे है ना, आपको तो बस टपका दिया गया है। आपको क्या दिखता है, कुछ दिखाई देता है क्या उस समय? क्या दिखाई देता है? कुछ नहीं दिखाई देता, है ना। तो आप इधर उधर चलते हैं, तारों को देख के कुछ जो भी सूचना आपके पास है, तो मान लीजिए आपको पता है कि भाई आपने जैसे ही पैर से देखा तो रेत दिखाई दिया, और आगे चले तो रेत ही रेत, तो आपको क्या लगेगा? तो आप क्या अनुमान लगाएंगे? रेगिस्तान। अनुमान लग गया, क्योंकि दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ तो दिख रहा है ना, आंखों से नहीं दिख रहा है। तारों से आप डायरेक्शन को लगाएंगे, आप लगाएंगे अच्छा मेरा घर कहाँ है, दिल्ली में, रेगिस्तान तो राजस्थान लग सकता है, अनुमान लगाएंगे, तो ठीक है रेगिस्तान है। ये सब अनुमान लग रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, थोड़ा सा अपनी स्थिति का पता चल रहा है। और अब आपको चाहिए क्या, भूख प्यास लगी है, तो आपको क्या लगेगा, कहाँ जाना है? कोई आसपास कोई गांव दिख जाए, है ना, तो पहुंच जाएं। अब शहर तो होगा नहीं, रेगिस्तान से कोई गांव ही दिखाई देगा। गांव पहुंचे तो थोड़ा पानी, चाय पानी, नाश्ता, भूख प्यास है ना, इंतजाम हो। अब आप अनुमान लगाते हैं कि किधर चलें, तो ध्रुव तारा अगर आपको पता है, जो भी सूचना है, लगेगा कि अच्छा कम से कम नॉर्थ में तो नहीं जाना है, पता चला कि किसी दूसरे देश में ही निकल गए, है ना, तो थोड़ा सा उल्टा एक अनुमान लगा के आप चलेंगे। अब आपको लगभग 3 या 4 जब बजने लगते हैं, आपको नहीं पता है, तो क्या होगा, सूरज की थोड़ी रोशनी दिखाई देगी और चारों तरफ क्षितिज दिखाई देगा और एक तरफ थोड़ा झुरमुट जैसा दिखाई देगा। आपको किस तरफ गांव लगेगा? एक तरफ, बाकी सब तरफ झुरमुट जैसा अंतरिक्ष दिख रहा है, क्या बोलते हैं उसे, क्षितिज, जहाँ धरती आकाश जैसा मिलता है, इतने 4 बजे में भी दिखेगा। और एक तरफ झुरमुट जैसे कि सघन कुछ काला काला सा अलग है, वो क्या अनुमान लगेगा? है ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? या जिस तरफ क्षितिज है उस तरफ गांव लगेगा, कि जिधर झुरमुट जैसा दिख रहा है किधर गांव दिखाई देगा?
बताएं दीदी, आप गर्दन तो हटा रहे, थोड़ा मुंह से बताएं, माइक आपके पास। हाँ, जहाँ पे वो दिख रहा है ब्लैक कलर, वहाँ पे हम जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमको एक सूचना है कि भाई जहाँ गांव होता है, पेड़ पौधे होते हैं, घर होते हैं, तो घर होते हैं तो वहाँ ऐसा दिखना चाहिए, वो अनुमान, इसको कहते हैं भास। थोड़ा सा और उजाला हुआ, 6-7 बजे आप चले, अब तो आपको पक्का दिख गया, पेड़ भी दिख रहे हैं, घर भी दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? आभास। और नज़दीक पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, लोगों से बातचीत करने लग गए, प्रतीति, क्योंकि अब आपको अब सीधा साक्षात्कार हो गया। अभी तक क्या था? अनुमान था। हो सकता है कोई पहाड़ी निकल आती, छोटी सी पहाड़ी हो या छोटा सा बस पेड़ पौधे ही हो, पर वो निकला नहीं, है ना, क्योंकि आपने जाके उसको जांचा। इस तरह से ये स्थिति है कि जब हम पठन श्रवण करते हैं तो हमको धुंधला धुंधला कुछ दिखने लगता है। सत्य क्या है, न्याय क्या है, धर्म क्या है, इसका एक धुंधला सा पता चलता है, इसको भास कह रहे हैं। पढ़ने से इतना हो जाता है कि ये जो लिखा जा रहा है, जो सुख की स्थिति है, निरंतर सुख क्या है ना, इसको भास कह रहे हैं। अभी हमारे पास पूरा प्रकाश नहीं आया है अनुभव का, पर उससे अनुमान लगने लग गया कि जो ये वर्णन हो रहा है मेरी स्थिति का, समाज का, अस्तित्व का, लगभग ऐसा अस्तित्व है, इसमें ऐसे मानव है, इसमें ऐसा, उसमें साक्षात्कार होता है, न्याय धर्म सत्य से ऐसा जीना होता है, और ऐसे जीने से ये सही व्यवहार है, ये सही कार्य है, ये व्यवस्था है, ये भास होता है। इसको कहते हैं पठन से भास होता है, अपने में ही वो दिखने लगता है, अपनी स्पष्टता बढ़ती है। ठीक होगी बात? अब आप थोड़ा और अध्ययन करते हैं, जैसे इन्होंने बताया, फिर थोड़ा लगता है उससे और उत्साह बढ़ता है कि भाई इधर ही, जिधर अब दूसरी डायरेक्शन में आप जाएंगे क्या, जिधर वो दिख रहा है। अब जैसे ही आप पहुँचे कि पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तो अब ये जैसे ही आपको तर्क में आता है तो हमको विचारों में थोड़ी राहत आने लगती है। आभास में जैसे ही तर्कपूर्वक हमको ये ठीक लगता है, और जैसे मैंने बताया कि विश्लेषण करते हैं तो क्रियाएं अलग अलग दिखती हैं, लेकिन आपका जीना भी रुका नहीं है ना। कुछ कुछ विचारों में जैसे ये लगभग पैरेलल होता है, दोनों बोर्ड पे तीनों चीज़ें अलग लग रही हैं, है ना, कि अनुभव मूलक विधि से जीना है, ये नागराज जी का जीना है, उसके आधार पे अध्ययन ऐसे होता है, उसके आधार पे हम में परिवर्तन ऐसे होता है। पर जब आप अध्ययन करेंगे तो ये तीनों मिक्स हो जाता है, मतलब व्यक्ति में नागराज जी हमारे अंदर आ जाते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि आत्मा आ गई या शरीर आ गया, उनकी अनुभव की रोशनी, क्योंकि वही पढ़ रहे हैं हम, दिन रात उन्हीं की बातें पढ़ रहे हैं, तो हमको लगता है कि हम भी नागराज जी की तरह होते जा रहे हैं। ऐसे ही होता है, तदाकार एक शब्द आएगा। तो जिसका हम विचार करते हैं लगातार, आशा विचार इच्छा में आ जाता है, तो वो फिर हमारे विचारों में आने लगता है ना। तो ये सब समाधान के रूप में हमको बहुत सारे सवालों का जवाब मिलने लग जाता है, ये आभास होने लगता है। अब हम क्या करते हैं कि अब हमको प्रश्न का जवाब देने लगते हैं दूसरों को, दूसरे हमसे पूछने लगते हैं, यार ये कैसे करें, ये क्या करें। क्यों पूछते हैं चंद्रकांत भाई, चक्रधर भाई, क्यों पूछते हैं दूसरे? आप जोर से बोलो। नहीं, दूसरे वो परीक्षण नहीं करते, दूसरे क्यों पूछ रहे हैं आपसे? उनको लगता है कि समाधान दे पाएंगे हम। हाँ, उनको भी ये भास होने लगा, यार ये आदमी में कुछ तो है, इसको पूछो तो थोड़ा ठीक बात बता देता है। आदमी मतलब दोनों, नर नारी, है ना। मेरा आदमी का मतलब वो स्त्री या पुरुष वाला नहीं है, आदमी, है ना, दोनों व्यक्ति, मानव। उस मानव से हम पूछते हैं तो उसको भी थोड़ा भास होने लगा है कि इनके पास, क्योंकि वो आभास तक पहुंच गया है, तो दूसरों को भी लगता है कि इसके विचारों में कुछ शांति है, इससे बात करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, कुछ पूछते हैं तो प्यार से समझाते हैं, डांट के भगा नहीं देता है ना। ठीक हुई बात? ये आभास की स्थिति दीदी हो जाती है। अब हम वहाँ पहुँच गए, यानी कि निधिध्यासन। अब हम उसको व्यवहार में देखने लगे। अभी तक तो अपने तर्क में देख रहे थे, अब हमने उस आधार पे अपने बच्चे से बात की। पहले बच्चा भाग जाता था, अरे नहीं पता नहीं पापा क्या भाषण देने वाले हैं, है ना, ऐसे ही होता है। बच्चे बेटा बात करेंगे, अरे नहीं पापा अभी तो मैं बिजी हूँ। मम्मी बात करना चाहती है, वो अपने खेल में मस्त है। हमारे सबके बच्चे ऐसे ही हैं, कोई मम्मी पापा से बात नहीं करना चाहता है। करना चाहते हैं, उनको बस वीडियो गेम होना चाहिए, या तो टीवी हो जाए या कंप्यूटर हो जाए या फ़ोन हो जाए, उसके लिए पैसा दे दो रिचार्ज के लिए, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। खाना पीना टाइम पे मिल जाए, उनको पता है आपसे क्या मिलने वाला है, भाषण। ज़्यादातर अभी हमारी स्थिति क्या होती है, इसको जाने देते हैं।
तो अभी हमको क्या लगता है कि कुछ नहीं है। कुछ दिनों के बाद अगर बच्चे अपने आप आके पूछने लगे, मम्मी थोड़ा ये बताओ ना, पापा ये बताओ, मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो क्या हुआ? उसको लगा होगा कुछ तो हुआ है भाई में, है ना? तो ये आभास और प्रतीति जैसे होता जाता है, धीरे धीरे हम देखते हैं कि हम लोगों से बात करते हैं, हमको भी खुशी होती है, और दूसरों से जिनसे बात करते हैं, जो अभी कल्पेश भाई चले गए, ये व्यवहार में जांच पाते हैं। ये दीदी निधिध्यासन आ गया। अब उसके आधार पे हम जीते जागते मानव से, अभी तक कल्पना में देख रहे थे, ऐसे बात करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे, अभी तर्क देख रहे थे, हाँ लगता तो है, आवेश नहीं है तो मूल्य होता है ना, आवश्यकताएं है ना सीमित हैं, लेकिन अब हमको सीमित में हमको कमी नहीं लगती है। अगर एक दो शर्ट ही हैं तो वो भी हमको पर्याप्त लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शर्ट उठा के फेंक देने हैं गीतेश्वरी दी, कोई साड़ियों को उठा के डंप कर देना, ऐसा नहीं है हम कह रहे। पर हम में उनको पूरी लगते हैं, जो अभी तक कमी लगती थी, अब हमको ऐसा नहीं लगता है कि किसी की शादी आ रही है तो हम परेशान हो जाएं कि अरे अब क्या होगा। हमारा क्या होता है, पड़ोसी की शादी होती है, पड़ोसी मतलब चाची की लड़की, मौसी की लड़की, मौसेरी बहन, चचेरी, और आफत हमारे घर में आ जाती है। सबके कपड़े बनने, नए बनने, नए तो बनने ही हैं, कुछ जेवर भी नकली असली, कितनी परेशानी होती है। अब ऐसा नहीं होता है, शादी हो रही है, बढ़िया बात है, अब हमको पता है हमारे पास जो है हम ठसके से वही पहन के जाएंगे। किसकी हिम्मत है हमें निकाल के दिखाए और कोई बोल के दिखाए कि ये क्या वही पहना है, पौना है, तुम्हारे बाप का क्या जाता है, हमारे पास यही है। और अभ्यास कर लो कि हर शादी में यही मिलेगी। आप देखने का अभ्यास करो, हम तो यही पहन के आ जाएंगे। ऐसा कहोगे नहीं, मतलब कमी नहीं लगेगी, ऐसा कह रहे हैं, ये अपने में फीलिंग होगी। आप इसको करके देखोगे, आपको हमेशा कपड़े का दबाव नहीं होगा, घर का दबाव नहीं होगा, सुविधाएं चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कमी में जीने की बात नहीं हो रही संकेत भाई, हो रही है कोई, सब लोग अच्छे, देखो वो भी पैंट शर्ट पहन के बैठे हैं, कुर्ता पजामा भी पहन के बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं कि लंगोट में आ गया पहना। हाँ भाई, हमको तो आवश्यकता ही नहीं है कपड़े की। ऐसा कोई दिखता है जीवन विद्या में? नहीं, कपड़ा चाहिए भाई, बस ये है कि हर रोज़ नहीं बदलना है कि नहीं नहीं कल तो ये शर्ट पहने की, ये क्या बोलेंगे सुरेंद्र भाई के पास लगता है कुछ पैंट शर्ट एक ही है। अभ्यास डाल लो, 4 दिन यही मिलेगी। 4 दिन से कम में धोता भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दबाव नहीं है कि हर रोज़ बदल के ही जाना है, कोई परेशानी नहीं होती है ना, क्योंकि उसको फिर देखते देखते किसी को ध्यान ही नहीं है। हम वो तो हमारी परेशानी होती, कोई नहीं बोलता। एक शिविर में ज़रूर किसी ने पूछा था, वो अपने सत्य प्रकाश भारत भाई के भरत भाई हैं, सनोसरा में मैं एक शिविर ले रहा था, तो एक कुर्ता पजामा 5 दिन, 5वें 6ठे दिन उन्होंने पूछ लिया, भैया भूल गए क्या कपड़े? मैंने कहा भूला नहीं, लाए ही शाम के लिए एक टी शर्ट है और ये है और दिन के लिए है। 4 दिन से कम में कपड़े गंदे नहीं होते, हॉल में बैठे हुए हैं, क्या गंदा होना है इनको, क्यों बदलना है? धुलने में इतना पानी वानी लगता है, सर्फ लगता है, फिर उसके लिए कमाई करो, नहीं करनी हमको सर्फ के लिए कमाई, इतना बहुत है। आपको ऐसा करना है अभी मत करना, घर में झगड़ा हो जाएगा, हम बता रहे हैं आपको। तो कोई विवाह का, जब जो आप कह रहे हो किसी घर में शादी हो जाए, यज्ञ हो जाए, कोई कथा कीर्तन हो, बर्थडे में जाना पड़े, कोई दबाव नहीं आता। आप कोई वातावरण जो फालतू का दबाव है, एडवर्टाइजमेंट वाले कितने बोलने नहीं, आपको ये परफ्यूम लगाए बिना काम ही नहीं चलेगा, बोलना हमारे पसीने की दुर्गंधी सुगंध है एकदम, आप आदत डाल लो आपको यही खुशबू मिलने वाली है और कुछ नहीं मिलने वाली। हम थोड़ी डिओड्रेंट लाने वाले हैं, ये लाओ वो लाओ, एक्स लाओ, वाई लाओ, जेड लाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या बात है, आपको फिर क्यों भाई संकेत भैया? तो कोई दबाव, सब खत्म हो जाता है दीदी ये करते करते। क्या ये जीने के अभ्यास में बहुत सारा अभ्यास में आता है। फिर आप पढ़ेंगे तन मन धन का सदुपयोग करना सीखते हैं, साधनों का सदुपयोग धीरे धीरे। जैसे यहाँ पे आते हैं, क्या लक्षण आ जाता है? आप पानी का सदुपयोग करते हैं, हवा, पानी, भोजन। अभी भोजन करते हैं, फेंकने में आपको कोई हिचक नहीं होती है ना, मतलब आप सब करते हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। उससे पहले बहुत सारे लोग हैं हॉस्पिटल में, होटल में जाते हैं, ऑर्डर कर दिया केवल ये दिखाने के लिए कि देखो हम हैं। मतलब कई लोगों को मैंने देखा है, ऑर्डर किस लिए करते हैं? वेटर को पता चलना चाहिए कि ऐसे नहीं आए, सलाम लेने के लिए। सलाम चाहिए, किसी आधार पे ऑर्डर बड़ा होना चाहिए, छोटा सा में उसको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो खाते नहीं है,
लगता है बेकार आता है, हालांकि अब बहुत लोगों ने उसका कैसे सदुपयोग हो। आप क्या करते हैं, पहले ही पूछ लेते हैं भाई क्या कौन क्या क्या खाएगा, बताओ कितना खाएगा, है ना। आप हमारे घर आएंगे, पूछेंगे 2 रोटी खाओगे कि 2.5 खाओगे, है ना, या 3 खाओगे कोई बात नहीं। तो उतना ही साधनों का फिर सदुपयोग कि खाना, क्योंकि गैस लगती है, श्रम लगता है, घर वाले परेशान होते हैं, है ना। तो हर चीज़ का आप सदुपयोग करना सीखते हैं, तन मन धन का, अपने तन का भी, मन का भी, धन का भी। ये निधिध्यासन में आता है। ये करते करते जो आपकी अब जिनके आधार पे ये बात चल रही थी, ये बात तो इसके आधार पे चली थी ना। और जो सुख की अपेक्षा हम में है, हम में सुख की अपेक्षा निहित है ना। हमको वो तुरंत मिलता है, जैसे ही हमको कोई अच्छे से सम्मान से बात लगता है हमको पता चल जाता है, पूरा हो जाता है। प्यार से बात करता है, अपमान करता है, वो भी पता चल जाता है ना। तो हम में जो अपेक्षाएं हैं, जो अनुभव की रोशनी वहाँ से आ रही है, और हमारी जो अपेक्षा आत्मा में बनी हुई है, आत्मा में जो आत्मा की स्थिति है उसमें अपेक्षाएं सारी सुख की, सुख का क्या स्वरूप है, समृद्धि, वो धीरे धीरे पूरी होने लगती है, फिट होने लगती है ना। तो वही कह रहे थे वो जो हितेश भाई ने बताया कि वो होते होते और निश्चित होती है, तो हमारी अवधारणा और पुष्ट होती है और पुष्ट होती है, और एक समय में वो, तो ये क्रम चलता रहता है, कोई रुकता नहीं है इसमें। निष्ठा दीदी ये नहीं पूछे कि पहले क्या होगा, है ना दीदी। अगर पहले पूछेंगे तो पहले परिचय शिविर ही होगा, उसके बाद में कुछ भी हो सकता है। तो परिचय शिविर के बाद में आप पठन करेंगे, ये करेंगे, और ये करते करते कब क्या हो जाए हमको नहीं पता है ना। उसकी प्रक्रिया लेकिन ये है, जितना गहराई से होगा उतनी गहराई से वो चले। ठीक है देविका बहन, हाँ जी ठीक है। भास आभास प्रतीति क्लियर हो गया। तो जब ये होने लग जाए, जब जीने में दिखने लग जाए वस्तु, उसी को कहने वस्तुओं का वस्तु दिखने लगे। अभी तक ये तर्क में थी, अर्थ दिख रहा था यहाँ तक, है ना। अर्थ से भी तृप्ति होती है। अब जब वस्तु दिखने लगी, वस्तु जीने में देखे। विश्वास कहाँ दिखाई देगा? मुझ में दिखाई देगा। किताब में विश्वास नहीं है, परिभाषा में विश्वास नहीं है। परिभाषा, विश्वास की परिभाषा से हमको उसका अर्थ पकड़ में आएगा। जब वो अर्थ को मैं अपने में महसूस कर लूँगा तो हमको वस्तु दिख गई। जी निष्ठा बहन, परिचय शिविर के बाद से लेके अभी तक मतलब जो होने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या हुआ। जिस टाइम पे होगा उस टाइम पे नहीं पता चलेगा। नहीं, उस समय भी पता चलेगा, क्यों नहीं? उस समय भी पता चलेगा। अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं, जैसे परिचय शिविर के बाद से लेके अभी तक जो भी चीज़ें हुई, मतलब जैसे परिचय शिविर लेके जाने के बाद में मैं कक्षा में, जब 3री कक्षा के बच्चों को मैं पढ़ाती थी पिछले साल, तो जब मैं जाके वहाँ पर काम करना शुरू की तो कुछ चीज़ें उनके साथ भी मैंने प्रयोग किया, उससे भी कुछ नहीं। पहले पति के साथ प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताइए। सबसे बड़ा टेस्ट पति या पत्नी, अगर किसी को कभी लगे कि कुछ समझ में आ रहा है तो पत्नी से पूछ के देखना या पति से पूछ के देखना, फिर कक्षा 3 के बच्चों से पूछना। जी। कक्षा 3 के बच्चे तो अध्यापिका को देवी मानते हैं। तो उसका प्रमाण तो ये है ना कि साथ में दोनों जन शिविर करने आ गए अध्ययन। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है। जिसने शिविर नहीं किया, अगर हमको कुछ हो गया है तो दूसरे को तो ठीक लगना ही लगना है। जी जी, ठीक है। कक्षा 3 के बच्चे टीचर को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? सब कुछ मानते हैं। माँ बाप को गलत मानेंगे लेकिन टीचर सही है। तो परीक्षण तो बराबर में, ठीक है। बच्चे तो आज्ञा पालन की स्थिति में है जी। वो तो आप बोलोगे उठ जाओ, उठ जाएंगे। बोले मैं टीचर में कैसी हूँ बच्चों, बहुत अच्छी हैं अध्यापिका जी, ऐसे ही बोलने वाले हैं। वो कौन से बोलने वाले हैं? ठीक बात है ना। ठीक है दीदी, बहुत बढ़िया। जांचते रहिए। नहीं, मतलब वही जांचना जो आप बोल रहे हैं ना कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, ये चीज़ तो सीक्वेंस नहीं है, कुछ भी हो सकता है, आप बोले ना। नहीं, तो मेरा मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि रैंडमली सडनली अनुभव हो जाएगा बिना कुछ किए। वही मेरा कहने का अर्थ केवल इतना है कि पढ़ते हुए, ये करते हुए कौन सा साक्षात्कार पहले होगा, है ना, कौन सी बात पहले क्लिक करेगी, वैसा कुछ नहीं है। ये सब साथ साथ ही होने वाला है। ठीक लग रहा है? मतलब आप जो कह रहे हैं कि सीक्वेंस, आप कई बार सवाल आता है ना आपका कि पहले क्या होगा। नहीं, लेकिन जो ये सांचा मतलब ढांचा जो है ये तो वही रहेगा। हाँ, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कौन सी मान्यता पहले टूटेगी, हाँ, वो कोई अवधारणा ठीक होगी, ये चीज, ये कोई वो नहीं है, उसका कोई नहीं। है। वो आपका ये करते हो, और या पहले आपका व्यवहार ठीक होगा कि पहले विचार ही ठीक होगा, ये पक्का है। अच्छा, नियम ये है कि पहले अगर कुछ भी होना है, अगर बच्चे की बात करेंगे तो ये बच्चों के लिए नहीं हो रहा है शिविर। किसके लिए हो रहा है? ये बड़ों के लिए हो रहा है। ये बड़ों की कार्यक्रम है। बच्चों के